दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की जो है बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, करीब 1 से 2 महीने के अंदर। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ITI TO के ऊपर पूरी सीरीज बनाई थी, बैक टू बैक मैंने TO यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो है इंटरव्यू में लेके आया था आप सभी के लिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। तो उसी कड़ी में मैं एक और सीरीज लेकर आया हूँ महिला पर्यवेक्षक की, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम बैक टू बैक जो है अलग अलग महिला पर्यवेक्षक, अलग अलग महिला सुपरवाइजर्स की जो है इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए। आज उसी कड़ी में आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पदस्थ श्रीमती मंजू धाकड़ मैडम, जो कि महिला पर्यवेक्षक है। आइए जानते हैं उनसे इस जॉब के बारे में, इस जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, किस तरह का ये विभाग है, सारे बैक टू बैक जो है क्वेश्चन हम मैडम से जानेंगे। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल पर मैडम का। मैडम आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मंजू धाकड़ है, मैं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की पद पर पदस्थ हूँ। मैडम हमारे कुछ सवाल है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक असल में होता क्या है? महिला पर्यवेक्षक होता है, जैसे महिला बाल विकास में आंगनबाड़ियाँ होती हैं, तो आंगनबाड़ियों में जैसे एक सेक्टर बनते हैं, लगभग एक सेक्टर में 25 से 30 आंगनबाड़ियाँ होती हैं, किसी में 40 तक होती हैं। उन पर एक मॉनिटरिंग जो करता है वो सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर जो जिसको सुपरविजन करता है, वो सुपरवाइजर का मतलब है जैसे कि हम किसी काम को जो हो रहा है उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको कर पाना, वो मॉनिटरिंग का काम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो करीब 25 से 30 आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर एक सुपरवाइजर होती है। हाँ। अच्छा, तो आपको समय समय पर इनकी जो है मीटिंग भी अरेंज करनी पड़ती होगी? जी बिल्कुल, मीटिंग भी करनी पड़ती है। मंथ में लगभग 2 मीटिंग तो कंपलसरी है इनकी करना, और कभी शासन के निर्देश आदि कोई भी नए दिशा निर्देश जो आती हैं, फिर उनको लेके अपन को टाइम पर बढ़ानी भी पड़ती है। और जैसे हमारे कुछ दर्शक हमसे सवाल करते हैं कि स्टार्टिंग में इसका क्या ग्रेड पे होता है, और करीब करीब कितनी सैलरी महिला सुपरवाइजर को मिलती है? इसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे है महिला पर्यवेक्षक का, और जिसमें लगभग सैलरी अब उसी के हिसाब से जो सैलरी बनती है उसकी लगभग 30 के लगभग बनेगी शुरू में, और फिर धीरे धीरे ऐसे ईयरली बढ़ती रहती है। और कुछ दर्शक सवाल करते हैं कि सपोज अगर जैसे कि उसका सिलेक्शन हो जाता है महिला सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में, उसका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, कितने दिन बाद होती है? ट्रेनिंग जैसे ही अपना सिलेक्शन होता है महिला पर्यवेक्षक में, तो उसके बाद में लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में अपन को जॉइनिंग मिल जाती है। उसके 1-2 महीने बाद इंडक्शन प्रशिक्षण होता है 7 दिवस का, जो कि ग्वालियर में होता है। और उसके बाद में फिर जब विभाग से जैसे ट्रेनिंग के लिए बुलावा आता है, तो उसके बाद इंदौर में होती है 1 महीने की इसकी मूल बुकिंग। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि मध्य प्रदेश का कोई भी कैंडिडेट या मध्य प्रदेश के बाहर का अगर वो महिला बाल विकास के एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग जो है ग्वालियर और इंदौर में रखी जाती है, इसके अलावा भी कहीं और ट्रेनिंग होती है? चूँकि ग्वालियर का नाम मैंने इसीलिए लिया, मैं शिवपुरी से हूँ, तो संभाग स्तर पर होती है वो, और दूसरी इंदौर में होती है, और इसके बाद बाहर और मैडम एक सवाल और, जैसे कि सपोज जैसे अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस जॉब में किस तरह के चैलेंज आती है? मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइक जैसे कि ये ऑफिशियल जो मतलब 8 से या 9 घंटे का जॉब तो है नहीं कि साहब आप सुबह 10 बजे गए और शाम को 5 या 6 बजे लौटे। कहीं ना कहीं ये सुपरवाइजर मतलब इसमें सुपरविजन का काम है, इसमें आपको मॉनिटरिंग का काम है, तो हो सकता है कई बार आपको ज़्यादा समय भी देना पड़ता हो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो आपका क्या कहना है? इसमें ये है कि जैसे आंगनबाड़ियों का टाइम रहता है 9 से 4, तो 9 से 4 को अपन को विजिट का टाइम अपना रहता ही है, यानी सुपरविजन करने का। और उसके अलावा अपन को ऑफिस के भी काम आते हैं टाइम पर, और विभाग द्वारा कई जानकारियाँ भी मांगी जाती हैं, तो वो भी सुपरवाइजर ही बना के देती है सारी जानकारियाँ। तो टाइम का तो इसमें ऐसा कोई फिक्सिनेशन नहीं है, कभी कभी हो सकता है हम 6 घंटे में भी फ्री हो जाए, कभी कभी ये होता है कि हम 8 से 10 घंटे भी काम करना पड़ जाए, और कभी ऐसे इलेक्शन या कुछ वैसे चैलेंजेस आते हैं, इलेक्शन का टाइम है या कुछ और है, तो उससे ज़्यादा भी अपन को काम करना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि जैसे कि ये जो जॉब है ये केवल और केवल महिला साथियों के लिए, तो कुछ ऐसी महिला साथी हैं जो कि मैरिड हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो किस तरह से तारतम्य बिठाती हैं, आई मीन मैनेज करती हैं फैमिली के साथ साथ जॉब को? चूँकि मैं भी मैरिड ही हूँ, तो इसके साथ में ये है कि जब हम करते हैं कोई जॉब, तो फिर हम ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं कि मतलब अपन को कितने टाइम तक अपन को यहाँ से निकलना है घर से, तो वो ऑटोमेटिक हम अपना घर व्यवस्थित करते हैं। महिला पहले अपने घर बच्चों को सबको करती है, फिर उसके बाद में अपने टाइम पर कितने बजे उसे निकलना है, उस हिसाब से वो सब मैनेज हो जाता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट
अच्छा, जैसे कि अब चूँकि फील्ड वाला जॉब है तो आपका एरिया मतलब लगभग कितना बड़ा एरिया है जिसमें आपको जॉब करना पड़ता है या आपको जाना पड़ता है अपने वाहन से या किसी दूसरे साधन से, बस से या जैसे भी ऑटो से, और मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं? अब एरिया का तो ये है कि जैसे हमने बताया अभी 25 से 30 आंगनबाड़ियाँ, 30 से ऊपर 40 तक भी जा सकती हैं, उतना बड़ा फील्ड रखना रहता है। इसमें लगभग 8 से 10 पंचायतें अपनी रहती हैं, तो ये रहता है। अब दूरी का तो ये है कि जो जहाँ पर पोस्टेड है उसको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो वो अपने अपने उसी से जाता है। जैसे किसी को बस अवेलेबल है तो वो बस से जा रहा है, या किसी के पास अपनी पर्सनल वाहन है तो वो उससे भी जा रहा है। इसमें उसके लिए टीएडीए का प्रावधान भी रहता है महिला पर्यवेक्षक में, जो टीए उसको उसका मिलता है टीए। और एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे दर्शक पूछते हैं कि जो सुपरवाइजर होता है उनका मतलब इमीडिएट बॉस कौन होता है? आई मीन किस किस के साथ आपको डील करना पड़ता है? सुपरवाइजर से ऊपर परियोजना अधिकारी रहते हैं महिला बाल विकास में, तो परियोजना अधिकारी को आप हमें रिपोर्ट करना होता है, सारी जानकारियाँ देनी होती है। परियोजना अधिकारी अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी रहते हैं डीपीओ सर, उनको जानकारी भेजते हैं, इस तरह से। अच्छा, तो आपको मतलब करीब जो ऑफिस का टाइम है, सास के ऑफिस का करीब सुबह 10 बजे से, तो उसी समय आपको ऑफिस पहुंचना पड़ता है या उससे पहले भी कई बार आपको जॉब पे जाना पड़ता है? जी बिल्कुल जाना पड़ता है, क्योंकि आंगनबाड़ियों का टाइम 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें तो 9 बजे निकलना होता है घर से, ये है। और कभी कभी ये है कि ऑफिस का भी टाइम रहता है, कभी फील्ड का विजिट करनी है तो फील्ड में जाना होता है, कभी ऑफिस ही जाना होता है तो ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस के टाइम पे निकलना है, और फील्ड जाना है तो 9 बजे के आसपास हमें निकलना होता है। अच्छा, और इसमें एक सवाल और था कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है या आंगनवाड़ी सहायिका होती है, क्या समय समय पर उनकी भी ट्रेनिंग आप लोग अरेंज करती हैं? जी बिल्कुल करते हैं, टाइम टाइम पर जो भी नए दिशा निर्देश आते हैं विभाग से, कोई नया सब्जेक्ट उसमें जुड़ता है अपनी डेली वर्क में, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी करनी होती है। उनकी ट्रेनिंग करेंगे जब तो वो आगे काम करेंगे, तो ट्रेनिंग तो टाइम टाइम पर होती रहती है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आंगनवाड़ी जो हेल्पर है यानी कि सहायिका, उनके साथ आपको डीलिंग करनी पड़ती है, क्या आपको समय समय पर सरपंच, सेक्रेटरी या जो गांव वाले उनके साथ भी डीलिंग करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, हमारे कई विभागों से हमें सामंजस्य बैठा के काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा फील्ड वर्क है और वहाँ पर कई तरह की मतलब योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें कई विभागों का सामंजस्य हमें चाहिए होता है। तो हमें सरपंच से भी काम पड़ता है, सेक्रेटरी से भी काम पड़ता है, इवन स्कूल के टीचर से भी काम पड़ता है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से भी हमें काम पड़ता है। कोई महिला बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी है या कुछ भी हो तो हमें स्वास्थ्य विभाग को ही खबर करनी पड़ती है, उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। इस तरह से हमें कई विभागों से सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है। और कई जैसे कि लोग बताते हैं कई बार कई अलग अलग तरह के समय समय पर चैलेंजेस आते हैं, तो किस तरह के चैलेंज मैं जानना चाहता हूँ कि एक सुपरवाइजर को फेस करने पड़ते हैं? एक तो ये है कि सुपरवाइजर को सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि फील्ड में जाने के लिए उसे आने जाने की समस्या होती है, यानी आने जाने का काफ़ी दिक्कत आती है। अब जो अपना खुद से जा रहा है आ रहा है उसको तो वो है कि चला जाता है, बट मान लो कोई दूसरे पे डिपेंड है तो सामने वाले पे, तो फिर उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। मतलब फील्ड में कई इंटीरियर फील्ड भी होती हैं जहाँ पर उसको जाना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि मतलब इंटीरियर है तो जाएंगे नहीं, जाना तो है, जॉब है तो जाना ही पड़ेगा, बट फिर उस समय उसको दिक्कत आती है, किसी न किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत उसको पड़ती ही पड़ती है उस जगह पर, तो ये दिक्कतें होती है। कई जगह ये है कि पब्लिक को भी फेस करना पड़ता है, तो कुछ कई तरह के लोग रहते हैं पब्लिक में, कुछ लड़ाकू भी रहते हैं, कुछ ये है कि अपने समझाने से समझ भी जाते हैं, कुछ विरोधी भी रहते हैं। तो अपन को किस तरह से उनको अपनी बात रखनी है और उनको किस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं, उस हिसाब से अपन को उनको समझाना पड़ता है। यानी अपन को जो व्यवहार चेंजिंग वाली वो है वो चीज़ें भी टेक्निक अपन को आना चाहिए, जिससे क्या है अपन उनको अपनी बात उनके सामने रख पाए और उनको मनवा पाए। और एक सवाल और हमारे दर्शक ने पूछा था कि जैसे सपोज अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 की जगह आने वाली है, तो कौन सा जॉब ज़्यादा बेटर है? आई मीन किसी को टीचर में अगर जैसे कोई सिलेक्ट होना मतलब हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बाद ये ऑप्शन है कि वो सुपरवाइजर भी बन सकता है, तो विच वन इज़ बेटर? आई मीन टीचर का जॉब ज़्यादा अच्छा है या सुपरवाइजर का? चूँकि महिलाओं के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि टीचर का जॉब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टीचर में क्या है एक टाइम लिमिट रहती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक उसे टीचिंग करना है, उसके बाद में उसे घर आना है, तो एक निर्धारित समय रहता है। और चूँकि उसे फैमिली वगैरह भी देखनी होती है, घर के काम भी महिलाओं को मोस्टली करनी पड़ती है सारी, तो इस वहाँ पर अगर उस चीज़ को देखें तो उसके लिए टीचिंग का जॉब ज़्यादा अच्छा है। बट अगर वो चाहती है कि समाज में उसकी एक पहचान बने, एक खुद से मतलब खुद का एक कोई वजूद हो, तो उसके लिए उसके सुपरवाइजर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, अच्छा खासा नेटवर्क हो जाता है अपना, तो काफ़ी सम्मान भी मिलता है,
काफ़ी पहचान भी बढ़ती है अपनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जब अपन काम करते हैं तो समझ में आता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समय समय पर मैडम को कई बार जो है एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय की द्वारा सम्मानित किया गया है, डीपी साहब द्वारा सम्मानित किया गया, और ये हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही जानी पहचाना नाम है मंजू मैडम का। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो अपना इंटरव्यू की सीरीज है वो इन्हीं के द्वारा जो है स्टार्ट की जाए। तो एक लास्ट सवाल मैं मैडम से पूछना चाहूँगा जो है कि क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? जी, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जॉब ही है जिसकी वजह से आज मेरा नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जॉब को कि इसके माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिस वजह से मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में और जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास जाके जब हम उनकी मदद करते हैं ना, तो जब वाकई में हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो दिल को कितनी प्रसन्नता मिलती है, इसका अनुभव मैं कई बार कर चुकी हूँ। तो वो जगह मुझे, मतलब मैं तो अपनी जॉब से खुश हूँ। अच्छा, और मैडम जैसे कि 3 घंटे का एग्जाम रहता है, कई सारे बच्चे पूछते हैं इसका कट ऑफ करीब कितना जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाई डे जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्योंकि इसका एग्ज़ाम कट ऑफ तो देखो मेरिट पर डिपेंड करता है। अब जैसे एमपी में जितनी वैकेंसी निकलेगी उतना वो मेरिट से अपना ले लेंगे, उतना सिलेक्शन करेंगे, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा, मेरिट पर। और आने वाले प्रतिभागियों के लिए आप का मतलब क्या संदेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले प्रतिभागियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं करिए, अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब बुरा है, जॉब अच्छा है, बट ये कुछ चैलेंजेस हर जगह आते हैं, हर फील्ड के अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं। हो सकता है शिक्षा विभाग के जो चैलेंजेस हों मुझे ना पता हो, मुझे अपने विभाग के पता है। तो ये है कि अगर करो तो जी जान से करो, पूरी शिद्दत से करो, लगन से। जब हम कोई चीज़ कोई जुनून के साथ कुछ करते हैं तो फिर उसे हम तक आने में कोई नहीं रोक सकता। यानी एक जुनून सवार होना चाहिए अपने ऊपर, तो जुनून सवार है तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों देखा कितने बेबाकी से मैडम ने जो है बैक टू बैक हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और कितना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज इन्होंने आने वाले प्रतिभागियों के लिए दिया है, महिला साथियों के लिए दिया है कि अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, शिद्दत है, तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्ट। मीन्स आपका सिलेक्शन होगा और कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम का, जो अपना कीमती समय निकाल कर मैडम आए और उन्होंने जो है बैक टू बैक हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सभी को, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते मैडम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ बस एक आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं उन तक ये शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी का भला हो जाए, और आने वाले टाइम में मैं बैक टू बैक जो है और भी इसी तरह की सीरीज लेके आऊँगा, और भी महिला जो सुपरवाइजर मैडम है उनसे मेरा लगातार संपर्क में मैं बने हुआ हूँ, ठीक है। और समय समय पर मैं उनका इंटरव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, और आपके जो भी डाउट है इस एग्ज़ाम को लेके या नोटिफिकेशन कब तक आएगा जो भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल सके कि समय समय पर हमारा फैक्ट टू फैक्ट 2.0 जो चैनल है उस पर कौन सा वीडियो आने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्ते।